तो माराडोना का हैंड ऑफ गॉड से लेकर बहुत ही खतरनाक वाटर बॉटल स्कैंडल, तो बहुत सालों से अर्जेंटीना ने एक से एक खतरनाक फुटबॉल प्लेयर्स भी पैदा करे हैं और एक से एक खतरनाक गुंडे भी दिए हैं फुटबॉल को, जो मारपीट भी करते थे और कांड भी करते थे। इतने सालों से फुटबॉल में अर्जेंटीना के जो कांड हुए हैं, जो इतनी जगह गंद मचाकर अर्जेंटीना आई है फुटबॉल में, तो आज हम जानते हैं कितना उसमें से सच है और कितना बस एक मिथ है। लेट्स फाइंड आउट। तो हम शुरू करते हैं 1978 फीफा वर्ल्ड कप से, जिसके बारे में बातें उड़ाई जाती हैं। पॉलिटिकल वे में बहुत ही खतरनाक टूर्नामेंट था वो अर्जेंटीना के लिए, और बहुत ही खतरनाक स्पोर्टिंग इवेंट मॉडर्न हिस्ट्री की कही जाती है। तो इस पूरे कांड को जानने से पहले हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा था उस टाइम पे अर्जेंटीना में। तो जनरल होर्हे रफाएल विडेला ने अर्जेंटीना में उस टाइम कब्जा कर लिया था और एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री डिक्टेटरशिप लेकर आ गए थे उस टाइम अर्जेंटीना में, जिसको नेशनल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस भी कहते थे। और कहते हैं वो इतनी खराब वॉर थी जिसमें बहुत सारे लोग किडनैप करे गए, टॉर्चर करे गए, बहुत सारे यूनियन लीडर्स, स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट के कत्लेआम भी हुए थे उस टाइम पे, और कम से कम 10 से 30 हजार लोग गायब भी हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो 1978 वर्ल्ड कप आने से पहले जो वहाँ की जो लीडरशिप थी, उन्होंने कुछ $520 मिलियन स्पेंड करे थे स्टेडियम रेनोवेशन में, और स्टेट ऑफ द आर्ट कलर ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज लेकर आए थे और प्रेस सेंटर्स वगैरह बनाए थे, जो मतलब उनका एक प्रोजेक्ट था। वो इस तरह से दिखाना चाहते थे कि कंट्री काफी हमारी पीसफुल है मीडिया के सामने। और जो यूरोप में ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स थे वो सब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे, स्पेशली फ्रांस में। और जो उनका मेन वेन्यू था उनके कैपिटल में, स्टैडियो मोन्यूमेंटल, वो एक ऐसी जगह था जिससे थोड़े ही दूर में बहुत ही बड़ी टॉर्चर फैसिलिटीज थी। और जो कुछ प्रिजनर्स थे उस टाइम के, वो बताते हैं कि उनको वर्ल्ड कप में जो क्राउड का नॉइस था वो उनको साफ सुनाई देता था उनके सेल्स में जब वो बंद होते थे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड को अगर हटा दें, ये जो पूरा मैंने तुमको बताया, ये इसको अगर हटा दें, इसके अलावा जो लोकल ऑर्गेनाइजर था और फीफा स्पेशली, बहुत ही खतरनाक तरह की उन्होंने शेड्यूलिंग करके रखी थी, जो सीधा फेवर कर रही थी अर्जेंटीना को। और जो ग्रुप स्टेजेस के मैच थे वो सब एक साथ चल रहे थे एक ही टाइम पे। और मतलब समझ लो सेकंड राउंड में जब ब्राजील का मैच दोपहर में हुआ था, तो फीफा ने परमिशन दे रखी थी कि तुम सीधा नाइट में खेलोगे अर्जेंटीना को। तो इससे होता क्या था कि अर्जेंटीना को पता होता था कि किस स्कोर लाइन के साथ हमें जाना है, जीतना है, ताकि हम आगे बढ़ सके राउंड में। और कहते हैं कि जो रेफरीज वगैरह थे वो देख के लगता था उनको कि वो अर्जेंटीना को फेवर कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। और अर्जेंटीना पूरे टूर्नामेंट में काफी हाईली एग्रेसिव प्रेसिंग स्टाइल में खेल रहा था हर बड़ी टीम के सामने, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो हंगरी हो। और उनको पूरा बेनिफिट भी मिल रहा था रेफरी के जो कुछ की डिसीजंस थे। और जो आखिरी सेकंड ग्रुप स्टेज का मैच था वो था अर्जेंटीना वर्सेस पेरू का। सेकेंड हाफ के 21 मिनट पे मारियो कैंपस पहला गोल मार देते हैं गेम का। और उसके बाद बताते हैं कि जो पेरू के कोच थे वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का, और बोलते हैं जो उनका मेन स्टार डिफेंसिव मिडफील्डर था उसको ही सब कर देते हैं। उसके बाद अगले 25 मिनट के स्ट्रेच में अर्जेंटीना ने 4 गोल मारे और 6-0 से पेरू को पेला था सेकंड ग्रुप स्टेज में। और बताते हैं कि मैच शुरू होने से कुछ टाइम पहले जो अर्जेंटीना के जनरल थे, जनरल विडेला, वो पेरू के ड्रेसिंग रूम में घुसे थे, और उनके साथ फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर भी थे। और बताते हैं विडेला जाके कोई प्लेयर्स के सामने कोई मैसेज पढ़ते हैं, लैटिन अमेरिका सॉलिडारिटी करके कुछ होता है वहाँ पे। और जो उनके पेरुवियन मिडफील्डर होजे वेलेस्केस थे, जिनको सब कर दिया गया था मैच के बीच में, वो बताते हैं कि उनका जो विजिट था वो भौकाल दिखाने आया था ड्रेसिंग रूम में, अपना ऑरा दिखा रहे थे कि देखो भाई डरो मुझसे, मैं हूँ खतरनाक आदमी। और बताते हैं 1978 वर्ल्ड कप के बाद अर्जेंटीना ने कुछ 35,000 से 50,000 टन माल पानी पहुंचाया था पेरू, और कुछ $50 मिलियन पेरू की गवर्नमेंट को भी दिए थे। और इन सब चीज़ों का पूरा जो रिकॉर्ड है वो डेविड येल्प्स के बुक हाउ दे स्टोल द गेम में है, पूरा साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है, तुम लोग चेक भी कर सकते हो। तो 2012 में कोई पेरू के पुराने सेनेटर थे, उन्होंने अर्जेंटीना के कोर्ट में जाके ये स्टेटमेंट दिया था कि जो पेरू के पुराने डिक्टेटर थे फ्रांसिस्को मोरालेस, वो विडेला के साथ एक डील क्रैक करते हैं। जो डील होती है कि अर्जेंटीना जो पेरू की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज वगैरह करते हैं, जो गाली वगैरह देते रहते हैं, जो बूम भड़ाका करते रहते हैं, उनको पकड़ के एक किसी सीक्रेट टॉर्चर सेंटर होता है उसमें डालेगी, और जिसके एक्सचेंज में पेरू मैच थ्रो कर देगी पूरा। और एक और लफड़ा था कि कोई फॉर्मर पेरुवियन गोलकीपर होते हैं रामोन किरोगा, वो रोजारियो अर्जेंटीना में पैदा हुए होते हैं, जो बाद में पेरू में सेटल हो जाते हैं। और फैंस जितने होते हैं उनको लगता है कि पहले अर्जेंटीना में पैदा हुए थे, तो ये जानबूझ के गोल्स जो है दे रहा है उनको, मतलब जानबूझ के गोल खा रहा है, ये मैच फिक्स कर रहा है क्योंकि ये पहले अर्जेंटीना में पैदा हुआ, तो अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है अर्जेंटीना को। और जिसके बाद बेचारा वो गोलकीपर अपनी पूरी लाइफ अपनी इनोसेंसी प्रूव करने में लगा दे कि नहीं भाई मैंने गलती नहीं की है, मुझे माफ कर दो, काहे मेरी मारे पड़े हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो हाथ धो के, भाई मैंने नहीं थ्रो करा है। अब ये सब तो चलो चल रहा था, ये सब तो बहुत सारी न्यूज़ हर तरफ से आ रही थी ऐसे न्यूज़। अब थोड़ा इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया था, अब थोड़ा वो भी जान लेते हैं। कहते हैं कि पेरू ने लगातार 3 मैचेस खेले हुए थे एक ही हफ्ते के अंदर बिना किसी ब्रेक के,
और उनका स्क्वाड कोई बहुत बड़ा नहीं था, जो मतलब एक तरह से समझ लो थक गए थे, एकदम टूट चुके थे वो। और जो पेरुवियन टीम के कैप्टन हेक्टर थे, वो कहते हैं कि टीम जब 2 गोल खाई थे अर्जेंटीना से तो वो मेंटली टूट चुकी थी, बिल्कुल मतलब बर्बाद हो गए थे वो मेंटली, उनसे झेला नहीं गया 2 गोल। और बोलते कि अर्जेंटीना की जो स्क्वाड थी वो सबसे खतरनाक स्क्वाड थी उस टाइम पे। एक से एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, जैसे मारियो कैंपस बैठे हुए थे जो गोल्डन बूट विनर भी थे 6 गोल के साथ, और ऑस्वाल्डो आर्डेलेस भी थे। उनका गोलकीपर बहुत ही खतरनाक दबंग टाइप का आदमी था, ओवाल्डो फिशोल। और उन्होंने अपनी क्वालिटी भी दिखाई थी, फाइनल में 3-1 से नीदरलैंड को पकड़ के पेल डाला था एक्स्ट्रा टाइम में बिना रेफरी के असिस्टेंस के। तो अर्जेंटीना तो वर्ल्ड कप जीत गया, बहुत सारे बवाल हो गया, उसके पीछे बहुत सारी चर्चाएं चल गई, बहुत सालों तक इसके ऊपर लेके विवाद चलता रहा, बूम भड़ाके होते रहे, बम फटते रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी ऐसा एक ऑफिशियल पेपर या कोई साइंड एग्रीमेंट नहीं मिली जिसमें ये मैच फिक्स होने का पूरा सबूत मिला हो। ठीक है, तो ये था भाई पूरा 1978 का बवाला, बहुत सारे कांड हुए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं द हैंड ऑफ गॉड वाले इंसिडेंट में। 1986 का वर्ल्ड कप चल रहा है, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड का मैच एज़टेक स्टेडियम मैक्सिको में, जो पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक, लेजेंडरी और सबसे कंट्रोवर्शियल मैच माना जाता है पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में। तो उस पूरे 90 मिनट्स में माराडोना की अल्टीमेट एक्ट ऑफ गेम्समैनशिप भी देखने को मिली और अल्टीमेट एक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ब्रिलियंस भी देखने को मिला सबको। तो हम थोड़ा अब जानते हैं इसके बारे में, आखिर हुआ क्या था ये पूरा कांड, कि अर्जेंटीना ने चीट करा या नहीं करा इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं और समझते ये भी है कि हैंड ऑफ गॉड को अर्जेंटीना में इतना सेलिब्रेट क्यों करा जाता है, मतलब कोई गाली क्यों नहीं देता उसके ऊपर, कोई ये क्यों नहीं बोलता कि तुमने फ्रॉड करा है। तो 4 साल पहले 1986 के वर्ल्ड कप से 1982 में अर्जेंटीना वर्सेस यूनाइटेड किंगडम के बीच साउथ अटलांटिक में टेरिटरी को लेके टीडीएम चल रहा था, जिसको फॉकलैंड्स वॉर के नाम से भी जानते हैं, जो 74 डेज तक वो लोग लड़ते रहे, धूम धड़ाका करते रहे और अर्जेंटीना हार गई उसमें, जिससे बहुत सारे अर्जेंटीना और ब्रिटिश मिलिट्री वालों की जान गई। तो जो मैच इनका शुरू हुआ था वर्ल्ड कप में 1986 में, तो उससे पहले दोनों की टीम के बीच में थोड़ा एक गर्मा गर्मी थी। और माराडोना बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में एडमिट भी करते हैं कि वो गेम कोई गेम की तरह नहीं लग रहा था, वो एक वॉर की तरह ही लग रहा था। हमने किसी फुटबॉल टीम को नहीं हराया, हमने पूरी एक कंट्री को हराया, उनका ये कहना था। और वो अपने टीममेट्स के साथ ये डिस्कस भी करते हैं कि उस मैच का उस वॉर से कोई लेना देना भी नहीं है। और वो ये जानते भी थे कि बहुत सारे अर्जेंटीना के सोल्जर्स को वहां पे मारा गया था। जो माराडोना ने किया वो एक तरह से रिवेंज था उनका, ये माराडोना का कहना था। उनकी बायोग्राफी में उन्होंने ऐसा ही लिखा हुआ है। Maradona looking to go at the heart of the English defence, and it's flicked back towards Shelton and Maradona's in there. और जब वो पूरा इंसिडेंट होता है और माराडोना गोल मारता है, उसके बाद माराडोना रेफरी की तरफ ना देखता है या मतलब कुछ नहीं, भाई सीधा भागता हुआ चले जा रहे हैं फ्लैग के पास और वहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो देखते हैं कि उनके टीममेट्स थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। माराडोना कहते हैं जल्दी आओ सब साथ में गले मिलो वरना रेफरी अलाउ नहीं करेगा। और उसके बाद जो मैच के रेफरी होते हैं ट्यूनीशिया के अली बिन नसर, वो कहते हैं कि उनके पास क्लियर लाइन ऑफ साइट ही नहीं थी, क्योंकि वो कहते हैं कि शेल्टन की बॉडी ने उनको पूरा कवर कर दिया था, उनको दिख नहीं रहा था वो एग्जैक्टली हुआ क्या वहां पे। और अपने लाइन्समैन को देख के पूछते हैं भाई क्या हुआ यार, बता यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर मैंने खतरनाक कुछ उल्टा सीधा डिसीजन दे दिया तो मेरे को तो फोड़ देंगे ये लोग। और जो बुल्गारिया के असिस्टेंट रेफरी होते हैं वो कहते हैं कि फीफा के जो प्रोटोकॉल्स होते थे उस टाइम पे, वो मेन रेफरी के आगे जो है लाइन्समैन की चलने नहीं देते थे, मतलब मेन रेफरी का जो कहना है वही मेन माना जाएगा, लाइन्समैन का नहीं, अनलेस तुम उनसे जाके पूछो जाके अलग। और वो जो असिस्टेंट रेफरी होते हैं बुल्गारिया के, वो बाद में एडमिट भी करते हैं कि उनको थोड़ा सस्पिशन लगा था यहाँ पे कुछ हुआ है कांड। तो मतलब जो मेन रेफरी होते हैं वो अप्रूव कर देते हैं कि ये गोल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन, चलो गोल हो गया, आगे बढ़ो। और उस हैंड ऑफ गॉड के इंसिडेंट के जस्ट 4 मिनट बाद ही माराडोना एक ऐसा गोल मारते हैं जिसको बाद में फीफा ने गोल ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी दिया था। वो मैच खत्म हो जाता है, वहाँ पे अर्जेंटीना 2-1 से जीत जाती है इंग्लैंड से। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जेंटीना के कैप्टन डिएगो माराडोना आते हैं और वहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि क्या था ये सीन, बताओ थोड़ा, क्या तुम्हें लग रहा था गोल था कि नहीं था वो सही। तो आगे यहाँ पे एक फ्रेज बोलते हैं जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अ लिटिल विद द हेड ऑफ माराडोना एंड अ लिटिल विद द हैंड ऑफ गॉड। और जो पीटर शिल्टन होते हैं इंग्लैंड के गोलकीपर, वो माराडोना को कभी माफी नहीं करते हैं, कहते दत्त तेरी साला तूने चीटिंग करी है, तेरे को कैसे माफ कर दूं मैं, कहीं का नेता है क्या। और बहुत साल के बाद एक टेस्टिमोनियल मैच होता है जिसमें माराडोना को वो इनवाइट भी नहीं करते हैं, कहता है कि लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप है माराडोना में, एकदम फ्रॉड आदमी है, उसको हम बुलाएंगे नहीं कभी अपने मैच खेलने के लिए, भाड़ में जाए माराडोना। और बॉबी रॉबसन जो इंग्लैंड के मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं इट वाज़न्ट द हैंड ऑफ गॉड, इट वाज द हैंड ऑफ रास्कल। अब यहाँ पे सबसे फनी चीज आती है कि इंग्लैंड के जो मिडफील्डर होते हैं स्टीव हॉज, वो माराडोना के साथ अपनी टी शर्ट स्वैप करते हैं मैच के बाद, और 2022 में वो एक ऑक्शन में उस हैंड ऑफ गॉड वाली टी शर्ट को बेच देते हैं $9.3 मिलियन में। मतलब समझ रहे हो, एक तरफ ये सारा कांड चल रहा है और भाई को अपनी ही पड़ी अपना, अरे मैं तो पैसे कमाऊंगा यार, होता रहता है ये सारा कांड, गए भाई भाड़ में वर्ल्ड कप, हम तो भाई पैसे कमाएंगे। तो मतलब समझ रहे हो कि जब कोई फुटबॉलर किसी के साथ अपनी टी शर्ट स्वैप करता है तो
वो अपने फ्यूचर की सोच रहा है भाई। उसको पता फ्यूचर में जब कभी कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा हो, कहीं जॉब नहीं मिल रही हो, तो टी शर्ट बेचो ऑक्शन है भाई, पैसे ही पैसे। यहाँ पे अपनी ही काला बाजारी चल रही है। और फिर 2005 में माराडोना किसी अर्जेंटीना के टीवी शो पे बैठे होते हैं, उस हैंडबॉल इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और बहुत हंसते हैं वो फुटेज देख के, जब उनको वो फुटेज दिखाई जा रही होती है स्क्रीन पे नेशनल टीवी पे। और वो कहते हैं कि मैं उस टाइम जो मैं बोल नहीं पाया था वो मैं अब बोलूंगा, वो हैंड ऑफ गॉड नहीं था, वो माराडोना की मुट्ठी थी वो। और वो ये भी कहते हैं इट वॉज लाइक सेलिंग द वॉलेट ऑफ द इंग्लिश, मतलब शैतान थे माराडोना, ये सब जानते हैं लेकिन कोई एडमिट नहीं करना चाहता है। लेकिन माराडोना खुद सामने से आके बताता था देखो मैं शैतानी कर के आया हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अर्जेंटीना के जो लोग जो सिटीजन्स थे वो इस चीज़ को कभी चीटिंग वे में या कोई गलत वे में क्यों नहीं लेते थे, इसको ब्लेसिंग्स क्यों मानते थे कि हाँ मजा आ गया भाई, हैंड ऑफ गॉड, हैंड ऑफ माराडोना। लैटिन अमेरिका में एक फ्रेज चलता है विविजा क्रियोला, जिसका मतलब होता है चतुर, एकदम दिमाग से चालाक आदमी, स्ट्रीट स्मार्टनेस और सामने वाले को जो ब्लाइंड माइंडसेट होता है उसका एडवांटेज लेना। ठीक है, तो जैसा कि सबको पता है भाई पूरी दुनिया में कि अगर तुम कोई भी गेम को रूल तोड़ के जीत रहे होगे या तुम चीट वगैरह लगा रहे होगे तो सब गाली देते हैं कि ये तो हरामी है, इसने तो गलत काम करा है। ठीक है, पर ये जो लैटिन अमेरिकन कल्चर है इसमें बोलते हैं कि अगर तुमने रेफरी को टोपी पहना दी और तुम वहां से बच के निकल गए और तुम्हें पकड़ नहीं पाया तो उसे कहते हैं स्मार्ट बंदा है ये, काफी चालाक बंदा है ये। और वो ये भी देखते हैं कि सामने इंग्लैंड है जो उनसे वो वॉर में हारे, तो उनके हिसाब से ये सही है, अच्छा कर रहे हैं, मजा आया, वाह वाह, हमने फुटबॉल मैच में चीटिंग करके जीत दिया, वाह ये हमने उनको कहीं तो हरा दिया, उनके हिसाब से ये होता है। तो ये था पूरा मैटर 1986 के वर्ल्ड कप का। अब हम आगे बढ़ते हैं 1990 वर्ल्ड कप के होली वाटर स्कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो ये होली वाटर स्कैंडल क्या था थोड़ा आप जानते हैं। यहाँ पे 1990 वर्ल्ड कप में ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना का मैच होता है राउंड ऑफ 16 में, जहां पर फिर से एक कांड होता है जो बहुत ही खतरनाक चीटिंग स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुन के तुम्हारी भी फट जाए ऐसा स्कैंडल है वो। अभी तक मैंने तुमको जितने भी कंट्रोवर्सीज बताए वो या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी या रेफरीज के एरर थे। ठीक है, और ये वाला जो इंसिडेंट है ये इतना यूनिक है, यहाँ पर ऑन फील्ड मेडिकल सैबोटाज ऑपरेशन था ये एक तरह से। तो अर्जेंटीना जब पूरे टूर्नामेंट में एंटर करती है तो अर्जेंटीना स्ट्रगल कर रही होती है शुरू से। इनके कोच होते हैं कार्लोस बिलार्डो, और माराडोना के भी बहुत सारे इंजरीज के प्रॉब्लम होते हैं, एंकल पेन बहुत होता है, तो वो इंजेक्शन वगैरह लेके खेल रहा होता है। और ब्राजील पूरे मैच डोमिनेट कर रही होती है और मल्टीपल टाइम गोल पोस्ट पे बॉल भी मारती है ब्राजील। तो अब यहाँ पे जो पूरा होली वाटर है ये वर्क कैसे करा अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ। तो जब टाइम स्टॉपेज होता है वहाँ पे स्क्वाड वाले आते हैं, वाटर वाटर लेकर आते हैं। तो अर्जेंटीना के एक ऐसी स्टाफ में बंदा होता है, उनका नाम होता है मिगेल दी लोरेंजो करके नाम होता है। वो बॉटल्स लेके पिच पे आता है प्लेयर्स को पानी वानी पिलाने के लिए, और वो ब्राजीलियन लेफ्ट बैक होते हैं ब्रोंको, उनको पकड़ा देता है एक बोतल ग्रीन कलर की, और उस पानी में रोहिफिनॉल मिला होता है। और उस मैच के बाद जो ब्रोंको होते हैं वो बताते हैं उनको थोड़ा डिजीनेस फील होने लग गई थी। ओ भाई सब कुछ गोल गोल घूम रहा है आंखों के सामने, उनको ऐसा लगने लगा था, मैच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, उनको ये ऐसा फील होने लगा था। और बताते हैं कि फ्री किक लेने की जब बारी आ रही होती है तो वो लड़खड़ा रहे होते हैं। और होता क्या है जिससे कि जब ब्रोंको थोड़ा ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं तो ब्राजील की टीम बनके खेल रही होती है वो टूट जाती है, वो एकदम लड़खड़ा जाती है, टीम भी डिसबैलेंस हो जाती है पूरी टीम। और माराडोना वहाँ पे जो उनको लोग मार्क कर रहे होते हैं उस टाइम सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इधर उधर, तो माराडोना अपना पूरा काम कर देता है वहाँ पे, और 1-0 से अर्जेंटीना वो मैच जीत जाती है और क्वालिफाई कर जाते हैं आगे वाले राउंड में। तो उस पूरे मैच के बाद, उस पूरे वर्ल्ड कप के इंसिडेंट के बाद बहुत टाइम तक वो एक अर्बन लेजेंड बन के रह गया कि भाई आखिर हुआ क्या था, किसी को पता ही नहीं लगा आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ब्रोंको को आखिर अचानक से बीच मैच में हंसी क्यों आ रही है, पलट क्यों रहा है, वो लड़खड़ा क्यों रहा है। जो बंद कमरे में एक इंसान मजे ले सकता है वो वाले मजे उसको फील्ड में क्यों आ रहे हैं। तो बहुत सालों बाद अर्जेंटीना के एक खतरनाक प्लेयर थे, उन्होंने जाके कन्फेस करा था ये चीज। अब वो खतरनाक प्लेयर और कोई नहीं थे भाई, महादबंग माराडोना खुद थे, जो टीवी पे जाके बस तफरी में ऐसी बकैती में जाके बकाते थे ये सब चीजें। तो टीवी पे बैठ के 2004 में वो इस मिथ के बारे में बात करते और हंसते हैं, और वो कहता है किसी ने पानी की बोतल में रोहिफिनॉल मिला दिया था और उसने पूरा लफड़ा शुरू कर दिया था मैच में। और माराडोना ये भी कहते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब गलत नहीं कह रहा हूँ, ये यही सच्चाई है। माराडोना एडमिट कर रहे हैं, सोचो। इसलिए मैं माराडोना को हमेशा बहुत बड़ा कांडी आदमी मानता हूँ, गुंडा मानता हूँ। मैं बहुत रेस्पेक्ट से नहीं देखता हूँ माराडोना को कि तुम बड़े अच्छे प्लेयर थे, तुमने तो बड़े अच्छे काम किए, तुमने काम भी किए लेकिन तुमने कांड भी किए बराबर। और जो कार्लोस बिलार्डो होते हैं अर्जेंटीना के कोच, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड भी होता है, उनसे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है माराडोना जो बोले होते हैं, और वो सीधा ये बोल देते हैं कि मैं तो कहीं नहीं रहा, ऐसा हुआ था। और अर्जेंटीना के जो डिफेंडर होते हैं ऑस्कर ओजेरी, वो मतलब ऐसी मजाक उड़ा रहे होते हैं लोगों के बीच में बैठ के कि यार कोई सामने वाली टीम का बंदा तुम्हें आगे पानी दे रहा है और तुम मजे से पी रहे हो, तुम्हें पीना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि कुछ कांड हो सकता है। वो कहते हैं कि अपना आगे पानी पियो ना, कोई और तुम्हें दे रहा हो तो तुम मजे से पी लोगे, ऐसा कौन करता है, वो ये बोलते हैं। और फिर जो ब्रोंको होते हैं
जो विक्टिम होते हैं इस पूरे इंसिडेंट के, वो बोलते हैं कोई भी इंसान फील्ड में रह के ये इमेजिन नहीं कर सकता कि ये वाला कांड उसके साथ होने वाला है। वो एकदम गुस्सा आ जाता है। और कोच और मैराडोना का जो ये स्टेटमेंट होते हैं, जो ब्राजील का बोर्ड होता है CBF, वो ये सारी चीज़ों को कंपाइल करके फीफा को सबमिट कर देता है। कहता पेलो सालों को पकड़ गए इनको। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मैच टेम्परिंग के ऊपर, और फीफा यहाँ पे कोई एक्शन लेते नहीं है बाद में, और कहते हैं भाई लैक ऑफ फिजिकल एविडेंस, तो हम कैसे इस पे एक्शन ले लें, फीफा बीइंग फीफा। और कहते हैं ओरिजिनल वाटर बॉटल जो थी वो कभी लैब में टेस्ट ही नहीं करी गई, जिसकी वजह से वो पूरा जो इंसिडेंट है वो एक तरह से आज भी एक बहुत ही डार्क इंसिडेंट माना जाता है फुटबॉल हिस्ट्री में। एक ऐसा इंसिडेंट जिसको कभी पनिशमेंट ही नहीं मिली जिसकी किसी को, और कांड हो गया इतना बड़ा। तो ये सारा कांड तो भाई 90s 80s में था। अब हम आते हैं थोड़ा प्रेजेंट टाइम में 2022 फीफा वर्ल्ड कप में। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में भी बहुत ही खतरनाक डिबेट आ जाती है वर्ल्ड में। अर्जेंटीना का फिर से इसमें नाम आता है, जिसमें बोला जाता है अर्जेंटीना को भाई 5 पेनल्टीज मिलती है, सबसे ज्यादा पूरा टूर्नामेंट में जिसको किसी को नहीं मिली होती। 7 मैचेस में 5 पेनल्टीज मिलती है। और कहा जाता है कि फीफा और जो रेफरीज होते हैं वो मेसी को फेवर कर रहे होते हैं ताकि वो जाके वर्ल्ड कप जीत जाए। ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन रही होती है हर जगह। जो दूसरी टीम के प्लेयर्स होते हैं जैसे पेपे होते हैं, मोरक्को से हार जाने के बाद वो आके कमेंट करते हैं इस चीज पे। और जिस मैच में उनकी टीम पोर्चुगल नॉकआउट होती है, उस मैच में रेफरी होते हैं अर्जेंटीना के। अब वो आके रिपोर्टर्स को बोलते हैं भाई ये अनएक्सेप्टेबल है बिल्कुल, और ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अर्जेंटीना को ये लोग वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, अर्जेंटीना ही जीतेगी और कोई नहीं जीतेगी, ऐसे रेफरीज डिसीजन की वजह से। वह लुइस वैन हाल आते हैं, नेदरलैंड्स के कोच, जो क्वार्टर फाइनल्स में अर्जेंटीना के सामने पेनल्टीज में हार जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि टूर्नामेंट का जो आउटकम है पूरा वो सब स्क्रिप्टेड है। यहाँ पे बहुत बढ़िया WWE का शो चल रहा है, यहाँ पे वहाँ के स्क्रिप्ट राइटर मंगाए गए हैं, वो स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं, और वैसे ही बुकिंग चल रही है कि एक टीम को जिताना है, सुपरस्टार बनाना। रोमन रेंस है अर्जेंटीना फुटबॉल की। वो कहते हैं जिस तरह से अर्जेंटीना को गोल्स मिल रहे होते हैं, जिस तरह से वो उनको फायदा मिल रहा होता है हर तरफ से, जैसे भी फॉल हो रहे हैं, कहीं से भी गोल मिल जा रहा है, उनको पेनल्टीज मिल जा रही है, और अर्जेंटीना के प्लेयर्स कैसे कैसे कांड कर रहे हैं बट उनको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। और वो ये कहते हैं सब प्री मेडिटेटेड है भाई, ये सब स्क्रिप्टेड है पूरा, कोई फायदा नहीं है खेल के। और ये भी कहते हैं कि भाई मेसी वर्ल्ड चैंपियन बन के ही रहेगा, और मुझे भी लगता है वो बनेगा ऐसे अगर होता रहा तो। और उस मैच में लियोनेल मेसी जानबूझ के हाथ से पास देता है, ठीक है, और रेफरी आके येलो कार्ड भी नहीं देता है। मैच चल रहा होता है ओपन प्ले पे, और जो पैराडेस वो आके निथन आके एक बहुत ही खतरनाक सा टैकल मारते हैं, और वो बाद में आके बॉल को डच के जो डग आउट होता है उसमें जाके मार देते हो, जिसके बाद बहुत ही खतरनाक ब्रॉल शुरू हो जाता है। सबने देखा होगा वो फुटेज। तो ये पूरा कांड था 2022 वर्ल्ड कप का। बट अब यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं लोग, इस पे भी थोड़ा चेक करते हैं अब हम। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही था स्क्रिप्टेड तो फाइनल में 2 पेनल्टीज कैसे मिली फ्रांस को, जिसमें किलियन एम्बाप्पे ने दोनों गोल को कन्वर्ट करा। और इसमें कहा जाता है कि अगर फीफा चाहता मेसी को जिताना तो वो फाइनल्स में ऐसे टाइम्स पे क्यों पेनल्टी दे रहा होता फ्रांस को, अगर उनको उतना ही शौक था कि मेसी को हम ट्रॉफी दें, वो ऐसा क्यों करते। तो कहते हैं अर्जेंटीना का जो पूरा सिस्टम था वो पूरा डिपेंड करता था, पूरा रिलाय करता था अपोनेंट के 18 यार्ड बॉक्स में शॉर्ट आइसोलेशन ड्रिबलिंग टाइट स्पेसेस में, और जिस टीम के ज्यादा हाई ड्रिबल रेट होंगे एनिमी के पेनल्टी बॉक्स में, फॉल्स तो होने ही होने हैं वहां पे ढेर सारे, कंपेयरिंग टू जो टीम्स रिलाय करती पूरा लॉन्ग बॉल पे या क्रॉसेस पे। और कहते हैं कि जो VAR है वो 2018 के बाद से बहुत इंक्रीज कर गया है, पेनल्टीज टीम्स को मिलनी शुरू हो गई है VAR के बाद से। फाउल के एक छोटी छोटी डिटेल भी दिख रही होती है जो पहले नहीं दिखती थी रेफरीज को नेकेड आई से। और कहते हैं कि अर्जेंटीना इतनी सारी पेनल्टीज लेके उसके बाद भी अर्जेंटीना एलिमिनेट हो सकती थी, जैसे फॉर एग्जांपल पोलैंड के सामने। और अगर उस गेम में अर्जेंटीना हार जाती तो अर्जेंटीना को राउंड ऑफ 16 में फ्रांस मिलती, या तो वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाते अगर वो मैच हार जाते पोलैंड से। तो ये था भाई सारा बवाला, ये था पूरा कांड जो अर्जेंटीना ने पूरे इंटरनेशनल हिस्ट्री में करा हुआ है। बहुत सारे लोग उनको चीटर बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको फीफा फेवर कर रहा है, लेकिन मैंने तुम लोग को जो सारी चीज़ें हैं, जो स्टोरीज है, वो मैंने तुमको यहाँ बता दी। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम डिसाइड करो कि वो सही है या गलत है, ठीक है। वो तुम्हारे राइट्स हैं भाई, तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। तुम्हें मुझे गाली देना है कि मैं अर्जेंटीना की टी-शर्ट पहनूं, तुम दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रिग्ड बोलना है ये वीडियो को, तुम रिग्ड भी बोल दो। तुम्हें अच्छी लगी तो भाई कमेंट करके शेयर करो दोस्तों के साथ, और यार ग्रो करने में हेल्प करो चैनल की। तो आई होप तुम लोग को मजा आया हो वीडियो देख के, आई होप तुम एंटरटेन हुए हो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और गाइस जाने से पहले हमारा गेमिंग चैनल है सॉल्टी बॉयज नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा इंस्टाग्राम भी है, उसको फॉलो कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि तुम लोग को नोटिफिकेशन आता रहे। तो गाइस बाय बाय, आई होप तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।